हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्लास 10th में पूछा भी जाता है। अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर हमारा था अम्ल, क्षार और लवण, और उसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते क्या हैं। तो बच्चों, अम्ल की अगर बात करें तो आर्हीनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम जलीय विलयन में घोलते हैं, यानी अम्लों को अगर हम जल में घोलते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? आर्हीनियस ने। तो चलिए हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, आर्हीनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तब। ठीक है, तो अम्ल क्या होंगे? H पॉजिटिव आयन देंगे। ये हमारा, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो अम्ल है। जैसे अगर हम एक्वस यानी जलीय HCl लें, ये भी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी एक अम्ल है। और जब हम HCl को जल में घोलते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट जाता है, तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एक अम्ल है। HNO3 की बात करते हैं तो जो एक्वस यानी जलीय HNO3 है, इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन देता है और NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव आयन दे जलीय विलयन में, वो क्या होता है बच्चों? हमारा अम्ल होता है। वैसे ही हम बात करते हैं H2SO4, यानी H2SO4 को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसलिए क्या है? ये एक अम्ल है। ठीक है, अब अम्ल के प्रकार की बात करते हैं तो बच्चों, अम्ल होते हैं हमारे दो प्रकार के अम्ल। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाते हैं। मतलब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? अगर उनको हम पानी में घोले तो वो पूरी तरीके से H पॉजिटिव में यानी आयनित होंगे, वो आयनों में अपने विभक्त हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, पूरी तरीके से आयनों में आयनित हो जाते हैं। तो जब कोई अम्ल पूरी तरीके से आयनित हो जाए तो वो हमारा प्रबल अम्ल होता है। जैसे H2SO4, HCl और HNO3, ये तीन हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। वहीं पर बात करेंगे दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे अम्ल जो जिनको जल में घोला जाए परंतु वो पूरी तरीके से जल में आयनित ना हो, तो वो हमारे हो जाते हैं बच्चों क्या? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3, COOH, H2CO3 है ना, और C6H8O7 जिसे हम लोग साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल हैं। इनको जब जलीय विलयन यानी पानी में घोला जाता है तो ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब अम्लों के कुछ गुण जानेंगे। क्या होते हैं अम्लों के गुण? तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं परंतु इन्हें चखना नहीं चाहिए। ये संक्षारक होते हैं और त्वचा को जला देते हैं। देखो, अम्लों की एक क्वालिटी होती है कि ये स्वाद में तो खट्टे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इन अम्लों को चख लें, क्योंकि अम्ल को जैसे ही आप चखेंगे ये संक्षारक होते हैं और ये हमारी त्वचा को जला सकते हैं, जला देते हैं। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, अगर वो हमारे स्किन पे पड़ जाता है तो फफोले पड़ जाते हैं, हमारे हाथ को जला देता है। H2SO4 और घातक होता है, वो भी हमारे हाथ को जला देता है। तो इन अम्लों को क्या होता है कि इन अम्लों को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, नहीं तो ये हमारे स्किन को जला देते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, ये सभी अम्ल लगभग जल में विलेय होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी लगभग जल में विलेय होंगे। कोई भी ऐसा अम्ल नहीं कि जल में ना विलेय हो। हाँ, प्रबल पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं जबकि दुर्बल अम्ल थोड़ा कम आयनित हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रबल अम्ल कागज, त्वचा, कपड़ा आदि को नष्ट कर देते हैं। देखो, प्रबल अम्ल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रबल होते हैं। अगर इनको किसी कपड़े के ऊपर या किसी की त्वचा यानी शरीर के ऊपर अगर डाल दिया जाता है तो उसको नष्ट कहते हैं। जैसे आप
हाइड्रोक्लोरिक प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप हाथ में डाल दे तो आपके हाथ में छेद कर देगा, यानी हाथ को गला देगा। तो इन अम्लों से बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। अम्ल विद्युत सुचालक होते हैं बच्चों। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है और ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर नीले लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल डाला जाता है तो ये उस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं, ठीक है। अगर मेथिल ऑरेंज के विलयन में अम्ल को डाला जाएगा तो ये अम्ल क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। यानी किसी भी अम्ल की अगर क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं या हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा अम्ल के बारे में। इसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे ही आपसे बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्षार की बात करते हैं कि क्षार क्या होते हैं। तो आर्हेनियस ने बताया कि जब किसी क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको हम जलीय विलयन में घोलते हैं या जल में घोलते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, जहाँ पर आपको OH नेगेटिव आयन मिले वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। यही आर्हेनियस ने बताया। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देंगे। जैसे हम बात करेंगे NaOH, एक्वस है मतलब जलीय NaOH को या NaOH को जब जल में घोला जाता है तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ये भी एक्वस है, जलीय है, ये भी H के पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। तो जो H पॉजिटिव दे, है ना, जो H पॉजिटिव जो OH नेगेटिव आयन दे वो क्षार होता है, और जो H पॉजिटिव आयन दे जलीय विलयन में वो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। अब जैसे क्षार हमारे अम्ल दो प्रकार थे, वैसे ही हमारे क्षार की बात करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बच्चों प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है कि यह पानी में घुल जाता है, और देखो प्रबल क्षार क्या होता है, ये पानी में घुल जाता है तो OH नेगेटिव की सांद्रता अधिक हो जाती है। प्रबल क्षार को जब पानी में घोला जाता है तो जो OH नेगेटिव की सांद्रता होती है या OH नेगेटिव की सांद्रता जो होती है वो उस विलयन में ज़्यादा हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं NaOH और KOH, ये हमारे प्रबल क्षार हैं, ठीक है। प्रबल क्षार बनते कैसे हैं, जब मेटल कोई क्या करता है, जब मेटल कोई वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, यानी प्रबल क्षार बनते हैं, ठीक है। अब देखो दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित ना होकर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। मतलब दुर्बल क्षार का मतलब होता है कि अगर उनको जल या विलयन में डुबोया जाता है या डाला जाता है, दुर्बल क्षारों को अगर पानी में मिलाया जाता है तो वो पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से उसमें क्या होते हैं, वियोजित होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो दुर्बल क्षार होते हैं वो पूरी तरीके से जल में विलय होते हैं, यानी वो पूरी तरीके से जल में विलय नहीं होते, वो सिर्फ आंशिक रूप से जल में विलय होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे दुर्बल क्षार होते हैं। अब यहीं पर हम जानेंगे कि दुर्बल क्षार के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो दुर्बल क्षार के गुण क्या क्या होते हैं, यहीं पर देख लेंगे। इधर इरेज करके हम दुर्बल क्षार के क्षार के गुण लिखेंगे, दुर्बल क्षार के थोड़ी ना। तो देखो हाँ, इतने में आ जाएंगे हमारे। देखो अगर हम बात करेंगे कि क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण, ठीक। तो देखो अगर हम क्षार की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों कि ये क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, ठीक है। इनका जो स्वाद होता है ये कसैला स्वाद होता है,
ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वाद में कसैले होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ये जलन उत्पन्न करते हैं, ठीक, कैसे, ये जलन उत्पन्न करते हैं। जलन उत्पन्न करते हैं का मतलब अगर कोई क्षार शरीर पे पड़ जाता है तो वो हमारे शरीर पे जलन उत्पन्न करेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या आता है बच्चों, ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि क्षार जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, इनको अगर जल में घोला जाएगा तो ये जल में विलेय हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये अम्लों की भांति, ये अम्लों की भांति, भांति का मतलब अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं, मतलब ये त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, ये त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। आगे देख लेंगे, ये अगला पॉइंट आता है इन्हीं के बारे में कि ये साबुन की तरह, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक है, जो क्षार होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि ये लाल लिटमस, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। मतलब यहाँ पर पॉइंट समझिएगा कि अगर लाल लिटमस पेपर के ऊपर अगर क्षार डाला जाता है तो ये उसे क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। और एक आता है इसमें कि फिनालफ्थेलिन, फिनालफ्थेलिन विलयन को ये गुलाबी कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं, ठीक है। अगर फिनालफ्थेलिन विलयन में अगर क्षार डाल दिया जाए तो ये उस विलयन को क्या कर देंगे बच्चों, गुलाबी कर देंगे, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया और क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया, यानी अगर कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम चाहे अम्ल की बात करें या क्षार की बात करें, जब भी अम्ल क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जब सोडियम धातु है ना, सोडियम मेटल के 2 मॉलिक्यूल हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा और यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रही है, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जिंक की बात करें तो ये भी अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है यानी ZnSO4 और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनता है, प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो अगर कोई भी अम्ल धातु के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है।
वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्षारों की बात करते हैं। तो क्षार भी धातुओं के साथ जब क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होती है। जैसे एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन होगा, तो 2NaAlO2, और यहाँ पर देखिएगा जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रही है। वैसे ही हम बात करते हैं जिंक की, और ये अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट, और यहाँ से देखो क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो धातुएं भी अगर धातुएं भी क्षार के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं। यानी अगर कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एक लवण बनेगा जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कोई अम्ल ले लेते हैं यानी एसिड ले लेते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और एक क्षार ले लेते हैं जिसे हम बेस बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई अम्ल किसी क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा लवण बनेगा, जैसे यहाँ पर बना NaCl और H2O, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है। इसी क्रिया को या इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये आपके हिंदी मीडियम क्लास 10th के लिए, ठीक है। सूचक क्या होते हैं बच्चों? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति की पहचान कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब सूचक का मतलब जानते हो ना, कि अगर हमारे पास कोई विलयन रखा हुआ है, अब हमें पता नहीं है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, तो हम उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम सूचकों का यूज़ करते हैं, सूचकों का उपयोग करते हैं, और सूचकों के उपयोग के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि ये हमें क्या, ये रखा हुआ विलयन अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार की पहचान कराएं, जिनके माध्यम से हम किसी अम्ल या क्षार को पहचान पाएं, वो सूचक होते हैं। जैसे सूचक हमारा होता है, एक तो लिटमस पेपर होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, और फिनालेफ्थेलिन, ये तीन हमारे सूचक का काम करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे सूचकों में बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे मेथिल ऑरेंज, अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। जबकि हम लिटमस की बात करेंगे तो अम्लीय माध्यम में लिटमस का रंग लाल होता है और क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग नीला होता है। फिनालेफ्थेलिन की बात करते हैं तो अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम किसी क्षार में डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का होता है। तो इन सूचकों के माध्यम से हम जान पाते हैं, हम पहचान पाते हैं कि रखा हुआ हमारे पास विलयन अम्ल है या फिर क्षार है। तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों सूचक। समझ में आया होगा कि सूचक क्या होते हैं। अब बच्चों आगे एक परिभाषा आती है जो कि इंपॉर्टेंट परिभाषा है इस चैप्टर की, कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है समझेंगे। पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण या सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है, ठीक है। तो ये पीएच मान की परिभाषा हो गई, और पीएच मान के द्वारा भी हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं कि रखा हुआ विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। अगर हमें कोई पीएच मान दे दिया जाता है तो उससे हमें पता करना होता है कि ये विलयन कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। पीएच के कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिनको हम इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं, जैसे pH बराबर -log H एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव, अथवा pH बराबर log 1 एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम pH स्केल की या pH पैमाने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको पैमाना दिया गया है वो pH पैमाना है, इसी के माध्यम से हम पहचानते हैं कि हमारे पास जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। देखो 0.7 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक है, तो वो उदासीन होगा, ना ही तो अम्लीय है ना ही तो क्षार है। लेकिन 0 से लेकर अगर 7 के बीच में, 0 से लेकर 7 के बीच में अगर pH मान रहता है तो वो विलयन कैसा होगा बच्चों, अम्लीय होगा, ठीक। अगर 7 से लेकर के यानी 8 से लेकर के 14 के बीच में अगर कोई किसी विलयन का pH मान रहता है तो वो क्षारीय रहता है। जैसे किसी विलयन का pH मान सपोज करो pH मान 5 है,
अब हमसे पूछेगा कि उस विलयन की प्रकृति बताओ आप। तो देखो यहाँ पर देखेंगे पीएच मान 5 कहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, तो 5 होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय है। अगर किसी विलयन का या किसी का पीएच मान 9 आ रहा है, अब हमसे पूछ दे कि विलयन की प्रकृति आप बताइए, तो देखेंगे 9 कहाँ आ रहा है, तो 9 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो हम बता सकते हैं कि ये विलयन क्षारीय होता है। तो ये हमारा पीएच मान होता है और पीएच स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि विलयन की प्रकृति कैसी है, विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 7 H2O, तो ये एक उदासीन होता है, ना ही तो अम्लीय होता है ना ही तो क्षारीय होता है। अगर किसी का विलयन पीएच मान 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अब हम लवण की बात करते हैं बच्चों। लवण होता क्या है, ठीक है, हमने अम्ल जाना, क्षार जाना, और अब हम लवण की, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो लवण की बात करते हैं तो लवण ज़्यादातर क्या होता है भाई, लवण हमें कहाँ मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है। नमक हम समुद्र के पानी से बनाते हैं। लेकिन लवण बनता कैसे है, तो लवण में क्या होता है, लवण कैसे बनता है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लवण क्या होता है। ठीक है, ठीक, देखो अगर हम लवण की बात करते हैं तो लवण की सबसे ज़्यादा उपलब्धता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा लवण हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कई सारी झीलें भी हैं जहाँ से लवण प्राप्त होता है, और कई सारी खाने हैं जहाँ से लवण प्राप्त करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। पर प्रयोगशाला में लवण कैसे बनाते हैं, हमसे पूछे कि प्रयोगशाला में लवण कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में लवण। ठीक है, तो प्रयोगशाला में लवण कैसे बनाएंगे, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जब किसी अम्ल की क्रिया, जैसे अम्ल है और उस अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ जब कराते हैं, ठीक है, जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो हमें लवण मिलता है, जो NaCl मिला और H2O ये बन गया। तो ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये क्या मिला, हमें लवण मिल गया। ठीक है, ठीक है, लवण का उपयोग बहुत जगह पे हम लोग करते हैं। तो देखो नमक वगैरह हम लोग खाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करते हैं हम लोग, बर्फ को पिघलाने में, बर्फ को पिघलाने में इसका उपयोग करते हैं, और कुछ मछलियों के परीक्षण में भी करते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है, जो लवण होता है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हमें पढ़ना था, लेकिन हाँ इस लेक्चर में हमने अम्ल, क्षार के बारे में जाना, उनके रासायनिक गुणों के बारे में जाना, पीएच मान के बारे में जाना और सूचक के बारे में जाना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी कुछ, यानी पूरा चैप्टर लगभग इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको ज़रूर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।